हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप समीले क्लासेस। प्रदीप समीले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th सेशन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, यानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्लास 10th का, जो कि सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है सेशन 2021 के लिए। 2020-21 के लिए जो जारी किया गया है। तो इसमें क्या है, देखिए इस तरह से सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर है और इसमें टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। और इस पेपर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्ट ए में 2 सेक्शंस हैं, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में 1 to 16 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 हैज 16 questions of 1 mark each. Internal choice is provided in 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, आउट ऑफ 16 में 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, मतलब उनमें से कोई भी 2 में से कोई एक कर सकते हैं आप। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड SCF एक्स वाई इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द एलसीएम एक्स वाई। एलसीएम निकालना है और SCF हमें दिया हुआ है 3 और ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 180 दिया हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है कि फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू SCF। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 180। ठीक है, 180 हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एलसीएम और इंटू SCF हमें दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। तो अब ये देखिए 180 तो यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, तो यहाँ पे 180 लिख देते हैं और अपॉन में यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 जो है अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था और एलसीएम यहाँ पे रहेगा। तो इसको काट दीजिए, 3 6 18 और 0, यानी एलसीएम इज इक्वल टू आपका 60 आ गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं हम। इसमें इंटरनल चॉइस है तो ऑप्शन और वाला भी करके बताते हैं, 2 में से कोई भी एक करना है। तो चलिए और वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं। सो और वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए और वाला पार्ट करते हैं। इन 2 में से कोई भी एक करना है। तो अब इसमें दिया हुआ था हमें 14,587 और अपॉन में दिया हुआ था 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। तो अब इसमें आंसर में इसमें पूछा गया है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिस वन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। सो इट विल, हम देख के ही कह सकते हैं कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम कि देखिए ये न्यूमरेटर है और ये अपॉन में डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर m, ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि दोनों में से मैक्सिमम पावर किस पे है। तो मैक्सिमम पावर यहां पे हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर किसकी है, 5 की है। सो मैक्सिमम पावर किसकी है, 5 की है और मैक्सिमम पावर कितनी है, वो है हमारी 4। तो मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए हम इसके आंसर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट विल टर्मिनेट, पूरी की पूरी ऊपर वाली लाइन हम उतार देंगे, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस इतना ही लिखना है आपको, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, बस इतना ही खाली लिखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसमें a b c की वैल्यू रख देते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए x² का जो कोएफिशिएंट है उसी की वो ही a होता है, तो कितना है, 3 है। इसी तरह से b की वैल्यू रख लेंगे। सो b की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज माइनस k, तो यहाँ पे हम माइनस k रख देते हैं। और c की वैल्यू क्या होगी, c हमारा कांस्टेंट है यानी 6 है। तो हमने a b c की वैल्यू पता है। अब हम मान लेते हैं कि लेट 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा, 2 zeros को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अब उसमें सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दी हुई है, यानी हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 2 zeros इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए।
माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे माइनस बी यानी माइनस ये तो फॉर्मूले का है और बी की वैल्यू क्या है माइनस का के है, तो माइनस का के हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं और अपॉन में ए है यानी अपॉन में 3 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो के इज इक्वल टू और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, यानी के इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। For what value of k the pair of linear equation 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution। अब देखिए इसमें क्या दिया है, does not have the solution। सो इसमें इसका मतलब क्या है कि हम पहले तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास में एक तो है 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसको हम इस साइड में ले लें तो ये -3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन हमारी है 6x प्लस और कितना है ky, तो यहाँ पे ky लिख देते हैं और इज इक्वल टू कितना है, इसमें 8 है तो इसको 8 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने दो इक्वेशन लिख ली। अब हमें वो कह रहा है कि नॉट हैव अ सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जब कोई भी जब किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है लीनियर इक्वेशन में, नो सॉल्यूशन होता है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कहते हैं हम, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है इसकी। तो हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज सबसे पहले रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम a1 इज इक्वल टू क्या है, x का कोएफिशिएंट यानी 3, ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे b1 इज इक्वल टू, तो b1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, b1 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और c1 इज इक्वल टू कितना है -3, तो हम यहाँ पे -3 लिख देते हैं। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन में देखिए यहाँ पे a2, तो a2 इज इक्वल टू कितना है, x का कोएफिशिएंट 6 है तो हम 6 लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट k है यानी b2 की वैल्यू k है, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू k लिख दी और कॉमा c2 यानी c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू -8 है। अब हमने ये सारी वैल्यूज लिख दी और इसको फॉर्मूले में रखना है हमें, तो a1 अपॉन a2 यानी 3/6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/6, ठीक है, सो 3/6 हमने लिख दिया, ये कट भी जाएगा, 3 1 3 3 2 6 और इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दैट इज 1 अपॉन k, ठीक है, b1 अपॉन b2 कितना है 1 अपॉन k, ये देख रहे हैं हम 1 अपॉन k और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो दैट इज -3 अपॉन में -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें क्या निकालना है कि k की किस वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो k की किस वैल्यू के लिए, वो k की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए नो सॉल्यूशन आएगा, तो k की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इसी से सॉल्व करेंगे, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/k, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k बंदा k और यहाँ पे 2 बंदा 2, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। सो यही इसका आंसर हो गया, k इज इक्वल टू 2 इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 3 चेयर्स और 1 टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है 1500, 6 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है 2400। सो फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। लीनियर इक्वेशन हमें करनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं। सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, ठीक है, 1 चेयर, चेयर का पहले लिख लेते हैं। सो 1 चेयर इज इक्वल टू ₹x, ठीक है, ये हम मान लेते हैं, इसका x रुपीज मान लेते हैं। और इसी तरह से एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल को हम मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल को मान लेते हैं ₹y। तो ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू ₹y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए बस इक्वेशन बनाना भर है इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 1 चेयर की कॉस्ट x है और 3 चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3x और प्लस में
वन टेबल है तो वन टेबल की कॉस्ट कितनी है, y है तो प्लस y कर देते हैं, और इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹1500, तो इज इक्वल टू 1500। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बस इतना ही करना है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। अब वो कह रहा है 6 चेयर्स, तो एक चेयर की कॉस्ट है x, तो 6 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी, 6x प्लस, ठीक है, वन टेबल 6x प्लस वन टेबल, तो वन टेबल की कितनी होगी, वन टेबल की हमने y मानी है तो 6x प्लस y यहाँ पे लिख देंगे प्लस y, और इज इक्वल टू इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 2400, तो इज इक्वल टू लिख देंगे हम 2400, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह से 2 इक्वेशन लिख देनी है, आपका 1 मार्क कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा। मैं लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ 4 o'clock पे, ठीक है, TTFS में ले रहा हूँ ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 4 दिन क्लास लेता हूँ 10th की, और उसमें हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, उसके MCQs कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ट्यूसडे को आप देख सकते हैं, वो लाइव क्लास 4 बजे आती है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द AP। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, मतलब 2 में से कोई भी एक करना है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP, ये AP दी हुई है और वो कह रहा है 0 कौन सा टर्म होगा। सो हम मान लेते हैं कि लेट AN इज इक्वल टू 0, AN इज इक्वल टू 0, हम मान लेते हैं कि nth टर्म इसका 0 होगा। तो nth टर्म यानी AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे लिख लें हम। देखिए A की वैल्यू कितनी दी हुई है 27, तो हम लिख लेते हैं 27। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, यानी 24 माइनस 27, सो दैट इज कितना हो गया -3 हो गया। कितना हो गया, D इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया -3 हो गया। तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। सो A की वैल्यू कितनी है 27, तो यहाँ पे रख देंगे 27, और प्लस N हमें फाइंड करना है, सो N माइनस 1 यहाँ पे लिख देते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस इज 3, सो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 3, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये -3 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू -3n, और -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू +3। तो ये हमारी इज इक्वल टू आ गया, 3n को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3n यहाँ पे आ गया, और ये 27 प्लस 3 कितने हो गए, 30 हो गए। तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 यहाँ पे लिख दिया, और अपॉन में ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो 30/3 इज इक्वल टू n, काट दीजिए 3 10 द 30, यानी n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 आ गया, यानी आफ्टर 10 टर्म्स दिस AP इज 0। सो 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 0, क्या लिख देंगे 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, 10th टर्म यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अभी हमारा एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन रह गया, चलिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें क्या है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ D इज इक्वल टू -4। तो अब देखिए यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है हमें AN इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। क्या दिया है, AN इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो AN इज इक्वल टू 4 दिया है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 और इंटू D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो हम लिख लेते हैं। तो A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए A की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो A को तो ज्यों करते हो A का A लिख देते हैं, प्लस N इज इक्वल टू कितना दिया हुआ -7, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 माइनस 1, और मल्टीप्लाइड बाय D कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस माइनस में दिया है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे -4। ठीक है, और इज इक्वल टू 4। अब इससे हम A की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A प्लस 7 में से बन गया तो 6, और मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, तो ये इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इज इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा A, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 6 4 दा 24 इज इक्वल टू 4, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 24, सो दैट इज A इज इक्वल टू कितना हो गया 28 हो गया। तो यही हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो ऑप्शनल है, इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो सरल लगे वो कर दीजिए। बस यही ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो और जो काफ़ी आसान लगता है, जिसमें हम टाइम सेव कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को ऑप्शन में इंटरनल चॉइस में करना चाहिए। तो इसमें इंटरनल चॉइस में जो 2 में से अच्छा लगे कोई भी एक करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है,
For what value of k the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots। तो अब सबसे पहले तो हमें एक चीज इसमें देखनी है कि इक्वल रूट्स किस में होते हैं। तो हम देखिए, अगर हम इक्वल रूट्स की बात करें तो इक्वल रूट में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसका मतलब हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें ए बी सी की वैल्यू हम यहीं पर ऊपर लिख देंगे कि हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 9 है। इसको a को फिर से बना देता हूं अच्छे से। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 9 है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू क्या होगा? x का कोएफिशिएंट क्या है? 6k। तो यहाँ पे हम इसको 6k लिख देंगे और c इज इक्वल टू कितना है? 4 है। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यूज रखनी है इसकी। तो b की वैल्यू कितनी है? 6k है। तो यहाँ पे हम 6k का b की वैल्यू कितनी है? 6k। तो 6k का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे और -4 और मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी है? 9। तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू हमारी 4 है तो हम 4 लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, और इज इक्वल टू क्या है? 0। तो अब इसको 6 का कितना हो गया? 36। तो यहाँ पे लिख देते हैं 36k स्क्वायर और इज इक्वल टू इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा पूरा। तो 4 × 9 × 4 ऐसा लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कटने वाला है अभी आगे चल के। 9 4 36 कटने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × 9 × 4 और अपॉन में क्या है? 36 है। तो 36 को देखिए 4 से कटा 9 टाइम्स और 9 से 9 कट गया 1 टाइम। ठीक है। तो इस तरह से ये कट गया। तो क्या आ गया? k स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 4 आ गया। अब देखिए रियल रूट्स जो होते हैं उसकी 2 वैल्यूज होती हैं। तो इसमें ये गलती आपको नहीं करना है, यानी k इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 2 होगा, प्लस रूट ऑफ 4, प्लस माइनस रूट ऑफ 4 यानी प्लस माइनस 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी, एक +2 और एक -2। ठीक है। तो इक्वल रूट्स का मतलब इसमें 2 होते हैं तो प्लस माइनस साइन जरूर लगाएं, ये गलती ना करें। ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? +-2। ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7th क्वेश्चन में भी फिर इंटरनल चॉइस है। 7th क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है तो इसमें से कोई भी एक करना है, पर हम आपको दोनों बताएंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। सो इसमें देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे करते हैं, देखिए x² + 7x तो x² + 7x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें अगर हम इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय x² इज इक्वल टू कितना हो गया? 10x²। तो इसके जो 2 हम बनाएंगे ऐसे बनाने हैं जिनका एडिशन 7 हो और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो 5 × 10 अगर हम 5x और 2x लेते हैं प्लस k तो 5 + 2 7x हो गए और 5 × 10 है x² x × x² हो गया। तो इस तरह से हम इसके बना सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं x² प्लस में कितना आएगा? 5x और प्लस में कितना आएगा? 2x और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 5। ठीक है। और यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x + 5 इज इक्वल टू 0। सो हम इसमें एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x + 5 और x + 5 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी हम वैल्यूज लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। सो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -5 और x इज इक्वल टू -2। तो ये -5 और -2 ये 2 आंसर हमारे हो गए। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? -5 और -2 ये 2 आंसर्स हो गए। तो ये हो गया। अब हम करते हैं इसका इंटरनल चॉइस का, यहाँ कर लेते हैं। सो और वाले क्वेश्चन में क्या है देखिए, फॉर वाट वैल्यूज ऑफ, देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। फॉर वाट वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax² -
x प्लस 1 हैज़ नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब क्या होता है? अब देखिए, नो रियल रूट का मतलब ये होता है कि नो रियल रूट की अगर हम बात करें तो नो रियल रूट तभी होता है जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी d इज लेसर देन 0। सो नो रियल रूट का मतलब है, इसमें कंडीशन क्या होगी, नो रियल रूट्स में इसमें क्या होगा, व्हेन d यानी डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0। क्या लिखेंगे? लेसर देन 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 से कम होगी। d की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल में ले लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 4ac, कैपिटल में लिख देते हैं, और लेसर देन कितना है? 0। अब देखिए यहाँ पे लेसर देन 0 है तो यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल A इज इक्वल टू कितना है हमारा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सो दैट इज 30a। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल B इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस का 6, और कैपिटल C इज इक्वल टू कितना है? 1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब इसकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो जब हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो b स्क्वायर है तो माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है हमारा? 30a। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30a और ब्रैकेट क्लोज, और इनटू c की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1, और इज लेसर देन 0। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 36। ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, और लेसर देन, अब देखिए 36 और माइनस में ये रहेगा, माइनस में क्या रहेगा? ये 3 4 12 और 0 का 0, तो ये कितना हो गया? 120a, 120a, क्योंकि 4 बंदा 4, तो 4 इंटू 30 120a हो गया, और लेसर देन 0। तो इसको आपको ये लेसर देन ग्रेटर देन जो है ना, ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सरल तरीका बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा आसानी से। तो देखिए क्या है कि इसको इस साइड में ले जाइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 36 लेसर देन का निशान लगा दीजिए। ठीक है, और ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 120a हो गया। अब देखिए इसको अगर हम रीड करेंगे तो ये, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ ले जाएं, ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो 36 अपॉन 120, यानी 120 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी हमने 120 से डिवाइड कर दें तो 120 अपॉन 120। ठीक है, सिमिलरिटी, और इनटू a, तो 120 से 120 कटा तो ये तो a ही बचा, और यहाँ पे क्या हुआ? काट दीजिए इसको, तो 4 से कट जाएगा, ये 4 9 दा 36 और 4 3 दा 12, तो कितना आ गया? 9/30। सो 9/30 इज लेसर देन a। तो अब इसको उल्टा पढ़ें अगर हम तो क्या हो जाएगा? a इज ग्रेटर देन 9/30, तो इसको ऐसा लिख देंगे। ये लेसर देन, हम जब यहाँ से पढ़ रहे हैं तो लेसर देन पढ़ रहे हैं, और जब हम उल्टे से पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ऐसा ही इसको लिख देते हैं जो हम यहाँ से पढ़ पा रहे हैं, a इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, और 9/30, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इन ऑप्शनल में से कोई भी 2 में से एक करना था। अब आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो 8 में क्या है? If PQ is equal to 28 सेंटीमीटर then find the perimeter of ट्रायंगल PLM। देखिए PLM का शॉर्टकट तो इसका ये है कि जो PQ की लेंथ है, क्योंकि यहाँ से P से ये PQ और PT क्या बन रहे हैं? टेंजेंट बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं? टेंजेंट बन रहे हैं। फ्रॉम पॉइंट P से PQ और PT ये जो है टेंजेंट है, तो PQ इज इक्वल टू PT, क्योंकि ये टेंजेंट क्या है? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, PQ इज इक्वल टू PT, ये टेंजेंट्स हैं आपस में। तो इसमें एक टेंजेंट, अगर हमें इसके ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका शॉर्टकट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो PQ या PT में से जो भी दिया है उसका डबल कर दें। यानी अगर हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर तो इसका 56 आ जाएगा, बट इसको करेंगे कैसे वो भी हम समझ लेते हैं। तो PQ इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें? 28 सेंटीमीटर, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखें कि अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? इन तीनों को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? PL, यहाँ पे लिखेंगे PL प्लस LM, ठीक है,
और प्लस यहाँ पे PM लिख देंगे। तो इसमें ये तीनों का अगर हम सम करेंगे तीनों लाइनों का तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, तीनों साइड का सम पेरीमीटर हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी है जो मैं ऊपर बता देता हूँ कि फ्रॉम पॉइंट L पॉइंट से अगर हम देखें तो L पॉइंट से क्या हो रहा है, LQ और LN बराबर हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका टेंजेंट का ये पॉइंट है, तो ये इस पे कहाँ गिर रहा है, इस पे Q पॉइंट पे गिर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे Q है और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट N है। LQ और LN आपस में बराबर होंगे। सो फ्रॉम पॉइंट अगर हम L पॉइंट से लें, ठीक है, तो L पॉइंट से क्या होगा हमारा, L पॉइंट से हमारा LQ और LN बराबर होंगे। सो LQ इज इक्वल टू LN पॉइंट L से, तो पॉइंट L से ये जो है बराबर है। अब दूसरा पॉइंट M से अगर हम देखें तो पॉइंट M से अगर हम यहाँ पे लिखें तो पॉइंट M से भी यहाँ पे एक टेंजेंट बन रहा है। पॉइंट M से क्या टेंजेंट बन रहा है, ये बन रहा है MT इज इक्वल टू MN, तो MT इज इक्वल टू MN ये भी एक बन रहा है। अब देखिए इन्हीं से आपका काम हो जाना है। तो एक तो आपने ये PT इज इक्वल टू PQ और LQ इज इक्वल टू LN और MT इज इक्वल टू MN। अब PL कैसे लिख सकते हैं हम, PL को लिख सकते हैं हम PQ माइनस PL को क्या लिख सकते हैं, PQ माइनस LQ। तो इसको PL को हम लिख सकते हैं PQ माइनस LQ, ये लिख सकते हैं कि नहीं। PL है, देखिए ये PL है, इस बड़ी वाली लाइन में से अगर इतना छोटा पोर्शन घटा दीजिए तो ये PL के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम LM को देखें सो LM क्या हो सकता है, LM हो जाएगा LN और प्लस NM। तो LN, तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने LQ, तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा LN और प्लस MN कर देते हैं इसको। ठीक है, सो LN प्लस MN। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा ये PM था, P यहाँ पे मिट गया है, इसको दोबारा से लिख देता हूँ P। अब ठीक है, सो ये PM था, तो यहाँ पे PM की जगह क्या लिख सकते हैं हम, PT माइनस MT। इसकी जगह लिख सकते हैं, PM की जगह लिख सकते हैं हम PT। देखिए ध्यान से देखिए, PT और माइनस MT अगर करेंगे तो ये PM के बराबर हो जाएगा, तो PT माइनस MT। अब देखिए इसी से इसका आंसर हो गया क्लियर, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि PQ को और PT को इसको नहीं छेड़ना है, टच नहीं करना है, बाकी ये सब आपस में कटने वाले हैं। क्यों कटने वाले हैं, देखिए PQ का हमने PQ लिखा, ठीक है, इसको PT को PQ में चेंज कर देंगे और LQ और LN, देखिए LQ और LN आपस में बराबर हैं, तो किसी में भी एक में कर दीजिए। जैसे LQ को LQ लिखा रहने दीजिए और LN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, LQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस LQ हो गया, तो ये कट जाएंगे आपस में, ये और ये। अब देखिए यहाँ पे MN को MN ही लिखा रहने दीजिए, MN, और यहाँ पे PT को चेंज कर दीजिए आप काय में, PQ में, तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस PQ। ठीक है, अब यहाँ पे MT को आप MN में चेंज कर सकते हैं, MT इज इक्वल टू MN, तो यहाँ पे MT की जगह क्या लिख सकते हैं हम, MN। तो ये प्लस माइनस ये भी कट गए, MN से MN कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, PQ प्लस PQ, जो कि मैंने शॉर्टकट बताया था 2 मल्टीप्लाइड बाय PQ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय PQ दैट इज 2 इंटू 28। सो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 56 सेंटीमीटर। ये मैंने डिटेल इसलिए बता दिया कि जरूरी है, ठीक है, तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पहले तो हम इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। सो इसमें क्या है, इफ 2 टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent। अब देखिए यहाँ पे हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो देखिए टेंजेंट वाले आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा कि टेंजेंट में क्या होता है। देखिए इस तरह से डायग्राम इसका बनेगा कि ये P जो है यहाँ से P पॉइंट से ये टेंजेंट बन रहा है AP और यहाँ पे बन रहा है ये PB। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल PBO, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे और यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि ये टोटल जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है इन टेंजेंट्स के बीच में वो हो रहा है 60, तो टोटल 60 हो रहा है, तो टोटल 60 है और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका एंगल ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो 60 टोटल है, तो 60 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एंगल APO 30 डिग्री हो गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें, इसको कर रहे हैं ऊपर वाले को, दोनों ही करके बताएंगे। तो अगर हम लिखें कि इन
इन ट्रायंगल, अब एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, सो इन ट्रायंगल PAO, सो इन ट्रायंगल PAO अगर हम देखें तो इसमें हम tan वाला यूज करेंगे चैप्टर 8 की आइडेंटिटी। तो tan 30 इसमें लिख लेते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। देखिए इसमें ट्रायंगल PAO में APO कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर देखिए 30 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये AO क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, तो AO यहाँ पे आ जाएगा, और अपॉन में बेस क्या होगा इसका, PA, बेस ये हो जाएगा। देखिए ये तो 90 डिग्री है, ध्यान रखिए इस बात को, जहाँ टेंजेंट होता है यहाँ पे ये 90 होता है, तो इसके सामने वाला तो हाइपोटेनस हुआ, तो परपेंडिकुलर और बेस यही होंगे, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ पे PA अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/√3 इज इक्वल टू AO की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था रेडियस, तो यहाँ पे AO इज इक्वल टू 3 और अपॉन में कितना है PA, तो हम PA की वैल्यू इसमें द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट यानी AP। अब AP और PB दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो अगर वो अदर टेंजेंट की पूछता तब भी इतनी आती, ठीक है, तो सेम रहेगी ये, तो इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो PA इज इक्वल टू क्या हो गया, PA इज इक्वल टू हो गया 3√3 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका ऑप्शन यानी सेकंड वाला पार्ट करते हैं, तो इसके सेकंड वाला पार्ट में देखिए ये तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही लिख देते हैं। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या है, PQ इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन फाइंड एंगल OQP की निकालनी है। अब आइसोसेलेस है OPQ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, PQ इज अ टेंजेंट, यानी इसमें भी टेंजेंट वाला ही लगेगा, तो इस तरह से PQ अगर ये टेंजेंट है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री हुआ, और वो कह रहा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है OPQ क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये अपोजिट साइड्स हैं बराबर होंगी, और जब साइड्स बराबर होती हैं और इसके एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल बराबर होगा, तो इसका आंसर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो ये 90 है, तो ये दोनों का सम कितना हुआ 90 और आपस में बराबर है, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इन ट्रायंगल POQ हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, तो POQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O, इस तरह से हम लिख लेते हैं, तो एंगल Q प्लस एंगल O लिखना है इसको, Q तो हमने यहाँ लिख ही लिया था, सो एंगल O इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से P कितना है हमारा 90 डिग्री है, ये हमें पता होता है कि जहाँ ये टेंजेंट टच करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो रेडियस से और ये जो टेंजेंट है इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो ये तो हो गया 90, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। और चूंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब Q और O दोनों आपस में बराबर हैं, तो चाहे तो एंगल Q यहाँ पे लिख दो और इसमें एंगल O यहाँ पे लिख देंगे आइसोसेलेस है, सो यहाँ पे लिख देंगे आइसोसेलेस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें इसको भी Q कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे Q कर देंगे, और इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे आइसोसेलेस है ना, सो आइसोसेलेस है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल O और बीइंग आइसोसेलेस यहाँ ट्रायंगल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये हम इसमें रिमार्क लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 90 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, और Q प्लस Q कितना हो गया 2 एंगल Q हो गया, सो 2 एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, तो कितना हो गया 2 एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब इसको और यहाँ पे ऊपर क्लियर कर लेते हैं, सो एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये यहाँ था और मल्टीप्लाई में 2 था इस साइड में, तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 से 45 टाइम्स, यानी एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से दोनों कर दिए, इन दोनों में से कोई भी एक करना था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन द ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स
ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। डी इज पैरेलल टू बी सी है, यानी इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाला लगेगा इसमें। इफ ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सी। तो इस तरह से अगर हम इसको ट्रायंगल को, जैसा कि इसमें कहा गया है कि सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो इस तरह से अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो देखिए ए बी के बीच में ये कोई पॉइंट है डी, और इधर ए सी के इधर ये है, और बी सी और डी ई पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन है तो पैरेलल हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी, यहाँ पे लिखेंगे हम साइड्स जो है ए डी अपॉन बी डी। जब क्या है इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि व्हेन, इसमें दिया हुआ है, अपन ये लिख देंगे सबके कि सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सो बी सी यहाँ पे लिख देते हैं बी सी। सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी का प्रयोग करते हुए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रयोग करते हुए, उनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ए डी अपॉन डी बी डी या डी बी कुछ भी लिख दें, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी लिख लें या ए ई अपॉन सी ई लिख लें, ठीक है। तो ए ई अपॉन सी, ठीक है, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये प्रोपोर्शन होगा। अब इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो ए डी की वैल्यू कितनी दी है, अब देखिए देखते चलिए। ए डी की वैल्यू दी है 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए डी इज इक्वल टू 3, देखो ये दी है ए डी की वैल्यू 3। बी डी की वैल्यू दी है 4.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4.5, और इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू दी हुई है हमें 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए ई इज इक्वल टू 2, और सी हमें फाइंड करनी थी, तो सी हम यहाँ पे सी की जगह सी लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय सी ई इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 4.5 दूनी 9, यानी 9 हो जाएगा। 4.5 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3। सो 9/3, सो 3 3 द 9, यानी दैट इज सी ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल पका पकाया क्वेश्चन रखा हुआ है। देखिए इन द फिगर B1 B2 B3 इस तरह से लिखे हुए हैं, B1 B2 B3, और ये B5 तक यहाँ पे दिए हुए हैं, और A1 A2 A3 और ये दिए हुए हैं A8 तक। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस तरह का डायग्राम। सो हैव बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस पर मार्क किए गए हैं। सो इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स ए बी। तो ए बी को, ये जो ए बी लाइन हम देख पा रहे हैं, ये मैंने देखिए रेड कर दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये ए बी लाइन जो है ये सी पॉइंट से किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इसमें क्या करना है, सीधा सा पका पकाया है। इसमें नीचे जितने पार्ट्स दिए हुए हैं, नीचे कितना दिया हुआ है, 8 पार्ट दिए हुए हैं। कितने पार्ट दिए हुए हैं नीचे, 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हम लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे हम क्या, 8, और रेशियो, और ऊपर कितने पार्ट दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। देखिए कर लीजिए काउंट, यहां से देखें 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, तो 8:5 यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है अपने को कि नीचे कितने पॉइंट हैं, ऊपर कितने पॉइंट हैं वो काउंट करने हैं, लेकिन नीचे के पॉइंट्स को पहले लिखना है। नीचे कितने पार्ट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं, वो पहले लिखेंगे, और ऊपर के पार्ट्स को बाद में लिखेंगे। बस यही करना है, इसमें 5:8 नहीं कर देना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें 8:5 बस इतना ही लिखना है बस। और इसकी हमने वो बताई दी, ट्रिक बताई दी, क्या है कि नीचे जो पार्ट्स हैं वो पहले लिखने हैं। तो ये 8:5 जो है इसका आंसर हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें sin A प्लस cos B इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। अब A इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम sin A की जगह 30 लिखना पड़ेगा, A की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें 30 लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री और प्लस cos B। इसमें हमने क्या किया, A की जगह इसकी वैल्यू रख दी, और इज इक्वल टू 1, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको ये वैल्यूज अच्छे से याद कर लेनी है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। वैसे इसकी ट्रिक भी है याद करने की। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, तो 1/2 प्लस cos B, तो cos B और इज इक्वल टू कितना है 1। तो cos B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस
1/2। अब 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा, तो यहाँ पे 1/2 ही आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे बस ये चीज़ समझनी है कि cos b में 1/2 यानी cos का कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos की वैल्यू होती है cos 60 जो है 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो cos b इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 60 यानी b इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए cos cos इसमें कॉमन है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री आपने कर चुके होंगे तो आपको बहुत ही इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अब देखिए 13 में क्या है, 13 में कह रहा है वो x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड x प्लस वाई। तो हम x प्लस वाई से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस वाई हमने लिख लिया, x की वैल्यू रख देते हैं x के नीचे। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस y की वैल्यू कितनी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इससे सरल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। इसमें 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बच गया। अब आपको आंसर भी इसका समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे +1 और था, ये हमने मिस कर दिया, ठीक है। +1 था ना ये, इसका y की वैल्यू क्या थी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और +1, ये पूरी वैल्यू लिखनी थी, तो यहाँ पे 1 मिस हो गया था भाई देवे, तो अभी मैंने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, अब देखिए इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और +1 चल ही रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा में 2 कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, सिंस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और प्लस में क्या है 1, 2 बंदा 2 और प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यही इसका आंसर हो गया, यानी क्या आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कम से कम आज हम 16 क्वेश्चन तो पूरे कंप्लीट कर ही लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं केस स्टडी बेस्ड वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो अभी 14, 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो 14 क्वेश्चन में क्या है, देखिए डायमीटर दिया हुआ है 42, तो डायमीटर दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर। If an arc subtend an angle of 60 degree at the center, so where pi is equal to 22/7 दिया हुआ है, then what will be the length of arc? So length of arc को हम L से संबोधित करते हैं, और length of arc क्या होती है, length of arc is equal to होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी ठीक है 2 पाई आर, यानी ये सरकमफ्रेंस का ही एक पार्ट है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, जैसे इस तरह से सर्कल है तो इसका कोई भी एक टुकड़ा, ठीक है, तो 2 पाई आर पूरे का होता है, और थीटा अपॉन 360 अपन ने लगा दिया। अब इसमें पाई की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 42, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या होगा, 42 का हाफ, सो दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया आर। तो अब देखिए इसमें वैल्यू रखनी है, और थीटा बराबर हमें दी हुआ है, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो एल इज इक्वल टू थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, और अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये 0 से 0 कटा, 6 6 दा 36, ठीक है, और इनटू यहाँ पे 2, और इनटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और इनटू आर की वैल्यू कितनी है 21। तो इसको 7 से काट दीजिए, 7 3 दा 21, ठीक है, 7 3 दा 21, और इसको 3 से काट दीजिए, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, और 2 से ये कट जाएगा, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, यानी क्या बचा, अल्तोगत्वा हमारे पास में 22 बचा। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए, 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग। सो मेल्टिंग करके जब कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, बट वॉल्यूम विल नेवर चेंज। वॉल्यूम दोनों के इक्वल रहेंगे, जो भी पार्ट यहाँ बन रहा है वॉल्यूम उन सबका
और जो भी यहाँ पे बन रहा है उन सब का वॉल्यूम टोटल करेंगे तो इनका लेफ्ट साइड और राइट साइड का वॉल्यूम इसका इक्वल होना चाहिए। तो आफ्टर मेल्टिंग, देखिए ये क्या प्रोसेस है, जब हम किसी चीज़ की मेल्टिंग यानी मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो मेल्ट करते हैं तो इसका वॉल्यूम विल नेवर चेंज। सो इसमें क्या है, 12 सॉलिड स्फीयर्स हैं, सो इसमें लिखेंगे 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो 12 वॉल्यूम, ठीक है, 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स का 12 स्फीयर्स का वॉल्यूम, और इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम किस शेप में बन रहा है, ये मेटेलिक सिलेंडर बन रहा है। क्या बन रहा है, मेटेलिक सिलेंडर बन रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, तो अब इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें एक और यहाँ पे भी आर आएगा, रेडियस दोनों में आएगी, तो एक को अलग कर लें दूसरे से। तो इसको अगर हम मान लें कि जो ये इसका स्फीयर है इसकी हम रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, और जो मेल्टिंग सिलेंडर है तो इसकी हम रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, देखिए 12 वॉल्यूम स्फीयर्स हैं, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय, और 1 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 इंटू पाई, और इंटू आर क्या माना हमने, इसमें कैपिटल आर माना है तो आर का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इस तरह से ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमने कैपिटल आर लिख दिया, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसको हमने छोटा आर माना है तो आर स्क्वायर, और एच को भी स्मॉल एच ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक तो पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो चाहो तो, और या फिर बाद में भी कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 4 12, ये तो काट ही दो आप, 4 4 16, तो यहाँ पे क्या हुआ 16 पाई, 16 इंटू पाई, ठीक है, 16 इंटू पाई। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, डायमीटर निकालना मतलब रेडियस हमें निकालनी है, तो आर क्यूब, तो आर क्यूब ही रहेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब इधर क्या हो रहा है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू तो पाई ही रहेगी, और आर क्या दिया है हमें, आर दिया हुआ है हमें इसमें, हाँ दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल बेस की इसकी डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है, सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो जाएगी, सो आर ऑफ सिलेंडर, सो आर ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 2/2, सो दैट इज 1, सो 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह 1 इंटू 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 इंटू 1, और इंटू हाइट कितनी दी है इसकी 16 दी है, तो इंटू 16। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 16 पाई है, तो इसको इस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 16 1 16, तो 16 पाई ये ऊपर था, और अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, तो 16 पाई अपॉन 16 पाई, 16 से 16 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी आर क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका क्यूब रूट 1 का 1 ही होता है, तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें तो डायमीटर पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गया। अब हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देखिए। इसमें देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कितना आसान है, और इसमें ऑप्शनल है, दो मतलब इसमें चॉइस है, तो इसमें इंटरनल चॉइस है, तो दो में से कोई भी एक करना है। तो अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। तो डाइस को जब 2 टाइम्स फेंका जाता है, ध्यान रखिए आप, डाइस को 2 टाइम्स अगर फेंकोगे तो डाइस में टोटल कितने होते हैं, नंबर 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो अगर 2 टाइम्स फेंकोगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी टोटल जो प्रोबेबिलिटीज बनेंगी वो कितनी बनेगी 36। ये आपको याद रखना, 3 टाइम फेंकोगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, कभी अगर मान लो 3 आ जाए तो क्या करोगे आप, 6 का क्यूब यानी 216 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए डाइस को इसको 2 टाइम्स फेंका है, यानी डबलेट, यानी गेटिंग अ डबलेट इन थ्रू अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, सो डबलेट मिलता है इसमें। अब डबलेट क्या होता है, अब डबलेट को हम समझ लें। डबलेट का मतलब होता है, डबलेट को अच्छे से समझ लें तो डबलेट क्या होता है, देखिए डबलेट का मतलब होता है कि 1 1, यानी पहली डाइस में भी 1, दूसरी में भी 1। अगर पहली में 2 आया तो दूसरी में 2 आया,
3 आया इसमें, तो इसमें भी 3 आएगा, इसको बोलते हैं हम डबलेट। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 4 होगा, 5 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। तो ये डबलेट्स कहलाते हैं। तो इसके कितने डबलेट्स हैं टोटल, टोटल डबलेट्स कितने हैं हमारे, 6 हैं। टोटल डबलेट्स कितने हैं, 6 हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी इवेंट लगेगा फॉर्मूला। सो प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, ऊपर आएगा। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, ये है हमारे कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 और अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। तो टोटल जो है, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 36। तो अपॉन में आ जाएंगे 36, यानी फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे आए 6 हो गए और अपॉन में टोटल आ गया, तो ये 6/36 हो गया, यानी 1/6, यानी आंसर हो गया इसका 1/6। तो ये बहुत ही, बस इस क्वेश्चन का आप जो है इसका फॉर्मूला ध्यान रखें प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए दूसरा वाला और वाला क्वेश्चन भी रह गया है, तो और वाला भी कर लेते हैं अपन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled pack of 52 cards. So total कितने हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे हैं 52 और इसमें से वो कह रहा गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। तो ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं और 2 रेड होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 ब्लैक क्वीन होती हैं। तो अब इसमें क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक क्वीन, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक क्वीन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये है 2, तो ये आ जाएगा ऊपर और अपॉन टोटल जो है आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। सो 2/52, अब इसको काट लीजिए, 2 1 2 और यहाँ पे 2 2 4, 2 6 12, यानी क्या आ गया, 1/26 आ गया। तो ये 1/26 इसका आंसर हो गया। तो इन दोनों में से कोई भी जो आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू द अदर्स, ताकि वो लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।